जय जोहार दोस्तों। कल्प वृक्ष ट्यूटोरियल्स में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, आज का टॉपिक है मनी लॉन्ड्रिंग। सहकारिता विभाग का एग्ज़ाम होना है 15 अक्टूबर को, और उसके साथ ही साथ ये हमारे CGPSC, CG व्यापम, PSC इंटरव्यू के लिए भी ये आपका कारगर है। आपने पिछले कुछ दिनों में मनी लॉन्ड्रिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निर्देशालय ED का नाम सुना होगा और ये काफ़ी चर्चा में है। तो आपको इसको ये ध्यान देना है कि ये टॉपिक आपके सामान्य ज्ञान के लिए तो ज़रूरी है ही, आपके दैनिक जीवन में आपका ये काम आएगा। तो इस सेशन को ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत मज़ा भी आएगा और बहुत नॉलेजफुल आपका जानकारी आपको प्राप्त होगा। तो देखिए साथियों, मनी लॉन्ड्रिंग, यहाँ पर कपड़े धो के सुखाते हैं, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग में पैसे को धो के सुखाते हैं। क्यों पैसे को धो के सुखाते हैं? क्योंकि ये काला हो जाया रहता है। कैसा हो जाया रहता है? काला। तो काला धन को आपका वाइट करने की प्रक्रिया ही मनी लॉन्ड्रिंग है। आप मनी लॉन्ड्रिंग, जैसे लॉन्ड्री शब्द से ही आपका इसको आकलन करना है। लॉन्ड्री में जाता है, कपड़े धुलता है और धुल के फिर सफ़ेद हो जाता है जी, साफ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये काले धन को सफ़ेद करने की एक प्रक्रिया है। आगे बढ़ते हैं। आगे स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि मनी लॉन्ड्रिंग का अर्थ क्या है। मनी लॉन्ड्रिंग एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक वित्तीय आपका अनियमितता या अपराध जो है उसको मनी लॉन्ड्रिंग कहते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे देश के वाइट कॉलर वाले लोग, वाइट कॉलर कहने से आशय जिनका किरदार, कैरेक्टर साफ रहता है, के साथ साथ छोटे मोटे चोर, उचक्के, अपराधी लोग शामिल रहते हैं, छोटे क्रिमिनल लोग भी शामिल रहते हैं। ये क्या कहलाता है? वाइट कॉलर वाले लोग, मतलब सफ़ेद किरदार वाले लोग, और छोटे जो आपका चोर उचक्के रहते हैं उन लोग शामिल रहते हैं। कई बार आप लोग अपना टैक्स को बचाने के लिए, आप क्या, हम सभी जो हमारे भारत में हैं, भारत के साथ पूरे विश्व में हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लेते हैं। क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग से के जरिए पैसे के ओरिजिन को छिपाया जाता है, किस स्रोत से आया है, और उसको एक ऐसा रूप दे दिया जाता है जो टैक्स दिए बगैर उसका इन्वेस्टमेंट दूसरे आपका मदों में किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रक्रिया है मनी लॉन्ड्रिंग, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है साथियों। एक वित्तीय क्या है? अपराध है। इसमें बैड मनी लेना और उसको मूल को छुपाना ताकि प्राप्त आय वैध लगे। इसमें बहुत सारे लोग आपका अपना टैक्स बचाते हैं। क्यों बचाते हैं? क्योंकि ध्यान दीजिएगा साथियों, भारत में GST आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है जी, इसमें दिख रहा है ना। तो देखिए, हमारे भारत में इनकम टैक्स 2023-24 में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 तक 10%, और 7.5 से 10 लाख तक 15%। अगर मान लीजिए आप 10 लाख कमा रहे हैं साल का प्रॉफिट, तो उसमें से 1.5 लाख रुपए सामने वाला ले जाएगा ये टैक्स हो गया। अगर 12.5 लाख है तो 20%, 12.5 लाख से 15 लाख है तो 25%, और 15 लाख से अधिक है तो 30%। तो अगर मान लीजिए 1 करोड़ है तो 1 करोड़ आपका आय है, तो 1 करोड़ में से 30 लाख रुपए आपका ऐसे ही गायब हो जाएगा। 1 करोड़ में 0.30 करोड़, मतलब 30 लाख रुपए ऐसे ही गायब हो जाएगा। तो कोई आदमी 30 लाख रुपए बचाना ही चाहेगा, और इसको बचाने के लिए वो मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लेता है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना है साथियों, ये कर की दरें जो है हमारा GST, आपने GST तो सुना ही होगा। GST में 0% है, कुछ बेसिक चीज़ें 5% है, 12% है, 18% है, 28% है। तो जो हमारे कोचिंग सेक्टर में 18% है। अगर मान लीजिए आप 1 करोड़ रुपया कमा रहे हैं तो उसमें से 18% तो आपका GST देना पड़ेगा। 18 लाख रुपए तो आपका ऐसे ही हो गया, और इधर से आपका 30 लाख रुपए, 1 करोड़ का 30 लाख रुपए,
टोटल 48 लाख रुपए तो आपका ऐसे ही भाग गया। 50 लाख में तो कौन देगा भाई, सबको तो अपना पैसा प्यारा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देश के विकास में भागीदार बनिए और एक अच्छे नागरिक बनकर टैक्स बताइए, ठीक है। अच्छी बातें हैं, होनी चाहिए। हमारे भारत में मनी लॉन्ड्रिंग या हमारे विश्व में मनी लॉन्ड्रिंग से आशय क्या है? साथियों, आपने ब्लैक मनी तो सुना होगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ब्लैक होल, ये सारी चीज़ें आप पर्यावरण में पढ़ते हैं, भूगोल में पढ़ते हैं, विज्ञान में पढ़ते हैं, अलग अलग जगह पढ़ते हैं। तो ऐसे ही ब्लैक मनी बहुत फेमस है। काला धन आएगा, 15-15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा करके आपका स्टेटमेंट भी चला था। तो यहाँ पर देखिए, हुंडी या हवाला बाजार और मनी लॉन्ड्रिंग, ये दोनों आप बहुत आयत में सुने होंगे। ये ब्लैक मनी को वाइट करने का एक प्रक्रिया है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? अगर मान लीजिए 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ कम हो जाएगा, हवाला में मान लो 100 करोड़ रुपया है और ये मान लो दुबई में है, उसी को 100 करोड़ रुपया को भारत लाना है, और भारत लाने के लिए इसको बगैर टच किए ये यहाँ से 100 करोड़ यहीं का रहेगा, लेकिन आदमी यहाँ भारत में उस व्यक्ति को, मान लीजिए एक रामू आदमी है, रामू एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, 2 नंबर का काम करता है, 1 नंबर का काम करता है, उसको 100 करोड़ दुबई से भारत लाना है या भारत से दुबई ले जाना है, तो उसको बोलेंगे हवाला। कैसे में होगा हवाला? अभी तक नहीं बोलेंगे हवाला। ये 100 करोड़ को नहीं ले जाएगा, वो ना ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेगा, ना ही 100 करोड़ को किसी में से ले जाएगा, बल्कि 100 करोड़ को वो क्या करेगा, 10 रुपए के माध्यम से भेज देगा। कैसे 10 रुपए के माध्यम से भेज देगा? ये जो देख रहे हैं साथियों, आप इस 10 रुपए में, इसको आप जूम करेंगे कैमरे में तो देखिएगा, दिख रहा होगा। तो इसमें 20 से फाड़ेंगे, ये वाला जो हिस्सा है, जो नंबर है, सीरियल नंबर, उस आदमी के पास रहेगा जिसके पास या ये देना है, और ये 10 रुपए उस आदमी के पास रहेगा जिसको इसको लेना है। ये जाके भारत में, अगर मान लीजिए डिलीवरी चाहिए, भारत में के पैसे को आपको दुबई भेजना है, तो वो क्या करेगा, हवाला के माध्यम से भेजेगा 100 करोड़। तो 100 करोड़ भेजेगा, 100 करोड़ यहीं रहेगा, लेकिन यहाँ उसका आदमी उसको ले लेगा और वहाँ उसको 100 करोड़ रुपए दे देगा। आपको बस ये कोई पासवर्ड दिखाना है, फिल्म वगैरह में तो होता ही है। तो इसमें का जो सीरियल नंबर है आपका 56M010477, इसको आपका सेम इधर है, उसको दिखाना रहेगा, और वो जो है कोड वर्ड में वो उसको पैसा मिल जाएगा। साथियों, तो ये आपका इस पैसा यहीं का यहीं है, टस से मस नहीं हुआ एक जगह से दूसरे जगह। इसमें क्या होता है, अगर मान लीजिए इसका 30% रहेगा तो 30 करोड़ तो आपको टैक्स देना रहेगा। इसके ओरिजिन को छिपा रहे हैं तो ब्लैक मनी है, और ब्लैक मनी मतलब अपराध के द्वारा आया है, या आप 1 नंबर का भी काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपका ये ब्लैक मनी हो जाता है। अब आप यहीं पर अगर बात करें, 100 करोड़ अगर यहाँ है, इसको अगर आपको भेजना है तो इसको 3 चरणों में आपको ध्यान देना है। 3 इसके चरण रहेंगे, और 3 चरणों के माध्यम से पहले चरण में रहेगा बहुत विभिन्न अकाउंट में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर उसको आपका दूसरे देश में भेज देना। ऐसे ऐसे देश जैसे स्विस अकाउंट, तो यहाँ स्विट्जरलैंड में जो आपका पैसा रहता है वो आप पर, इन लोग का जो जीवन भी ऐसे चलता है, इसी से चलता है। किससे चलेगा? स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ आपका, जैसे नहीं होता, हमने कहा कि पनामा पेपर्स कैरिबियाई देश वाले में है, ऐश्वर्या राय बच्चन का नाम आया है, और बहुत बहुत बड़े बड़े हस्तियों का नाम आया है, जो पूर्व चीफ जस्टिस रहे हैं या सॉलिसिटर जनरल है उनका भी नाम आया है। तो ये सारे चीज़ें जो हैं, जो आपका न्यायपालिका से भी कुछ लोग थे, कुछ आपका राजनेता है, कुछ अभिनेता है, कुछ बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, उनका भी नाम यहाँ पास आया है। तो स्विट्जरलैंड में स्विस अकाउंट में ये पैसे रहते हैं, इनका इकोनॉमी इसी से चलता है। लंदन एक ऐसा देश है जहाँ पर क्या है, प्रत्यर्पण, भगोड़े लोग यहाँ आते हैं, तो ये आपका क्या करते हैं, ये कुछ ऐसे देश है जैसे मॉरिशस है, तो ये आपका क्या है, ये ऐसे देश हैं जो आपका, जिनका इकोनॉमी किससे चलता है, इन दोनों का काले धन से ही चलता है। काले धन को वाइट करते हैं, ये अपने यहाँ लगाते हैं और अपने बैंक में रखेंगे, ये आपको उसको इंटरेस्ट में देंगे, जैसा भी देंगे, देश का अर्थव्यवस्था इसी से चलता है। तो ये आपका क्या रहेगा, छोटे छोटे अकाउंट में तोड़ देंगे, ऐसे अकाउंट जिससे उस अकाउंट वाले को प्रॉब्लम ना हो, कम खतरनाक या कम सुविधाजनक उसमें हिस्से में तोड़ देंगे इसको अलग अलग रूप में, या किसी ऐसे मार्फत
दूसरे तक। लॉन्ड्रिंग मतलब उसको कुछ कुछ के कम कम में कर देंगे। लॉन्ड्रिंग मतलब उसको धोना रहता है, रगड़ेंगे, रगड़ेंगे तो हिस्से में टूटेगा। और ये क्या होगा साथियों, ये आपका 3 चरण है। इसके कितने चरण है? 3 चरण। तो देखिए सबसे पहले मनी लॉन्ड्रिंग में प्लेसमेंट होगा। संग्रह मतलब आपके पास 100 करोड़ रुपए है या 10 करोड़ रुपए है मान लो, तो इसको क्या करेंगे? प्लेसमेंट, छोटे छोटे कुछ ऐसे कम संदिग्ध छोटी रकम में विभाजित करना। पहला जो चरण क्या है? कम संदिग्ध। एक ही बैंक खाते या कई बैंक खातों में जमा किए जाना, या फिर विदेशी मुद्रा खरीदना, नकदी से प्रतिभूतियां खरीदना, बीमा खरीदना, खेल आयोजनों पर, जुआ पर सट्टा। मान लीजिए जुआ में सट्टा लगा दिए, जीत गए तो टैक्स कट के आपको मिलेगा। तो वो पैसा जो था आपके पास 1 करोड़ रुपये आप जुआ में लगा दिए, 1 करोड़ से आप जीते गैम्बलिंग करके, तो वो जो जीतेंगे तो वो आपका क्या रहेगा? 1 करोड़ रुपए नहीं लगा के, लेकिन सबको टुकड़े टुकड़े में तोड़ के लगाएंगे आप, तो वो जो जीतेंगे वो आपका पैसा हो जाएगा। तो ऐसा प्लेसमेंट कहलाता है। फिर लेयरिंग में क्या होता है? थोड़ा सा खतरनाक है। ये लेन देन बही खाता युक्तियों की एक श्रृंखला के माध्यम से धन को मुख्य स्रोत को छिपाया जाता है। कई बैंक खातों का उपयोग करना, आभूषण जैसे महंगी वस्तुएं खरीदना, और जटिल वित्तीय लेन देन पर कई परतों में संलग्न होना, जैसे मनी ऑर्डर। लेयरिंग मतलब अलग अलग, उसमें वायर ट्रांसफर, स्टॉक बॉन्ड के लिए नकदी आदान प्रदान करना। एकीकरण में क्या हुआ होता है? सभी जो लूटा हुआ धन है, मतलब या ब्लैक मनी है, उसको फिर से आपका उसके जितने भी काले कलर है, या आपका उसके जो लॉन्ड्री में मनी लॉन्ड्रिंग, तो उसको धो दिए कहने का मतलब उसमें जो भी पाप था, पाप क्या था? जीएसटी नहीं पटाए थे या टैक्स नहीं पटाए थे, उसको हम अलग अलग स्रोतों से प्लेसमेंट करके, लेयरिंग करके उसको 1 नंबर में कर लिए, 2 नंबर का पैसा को 1 नंबर में, और उसको करके हम कोई बड़ा रियल स्टेट का, लग्जरी चीज़ों का, आभूषण का वो खरीदेंगे। इसको मैं आगे चल के आपको इसमें पहले ही दिखा देता हूँ इस रूप में। प्लेसमेंट में क्या होगा दोस्तों? पहला चरण है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में आप देखिएगा, और दूसरा है आपका लेयरिंग, और तीसरा है इंटीग्रेशन। तो देखिए इंटीग्रेशन में आपका लग्जरी चीज़ डायमंड हो गया, आपका लग्जरी प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट में कर देंगे। और लेयरिंग में क्या होता है? लेयरिंग में अलग अलग चरण में ऑफशोर और ऑनशोर, मतलब विदेश में अगर कोई खाता है तो ऑफशोर, और अगर देश में खाता है तो ऑनशोर अकाउंट में ऐसे डाल के, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, कम संदिग्ध आपका वो रहे, गतिविधियां रहे। डर्टी मनी को इंटीग्रेट्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, उसको हमारे फाइनेंशियल सिस्टम में, बैंक में प्रवेश कराएंगे अलग अलग माध्यमों से, जिससे उसका जो आपका डर्टी जो मनी है उस थोड़ा सा कम डर्टी मनी हो जाए, इसमें पूरा पाक हो जाता है, नेक हो जाता है, साफ हो जाता है, और इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं जी। तो ये है मनी लॉन्ड्रिंग। तो एक बार मैं आपको और बताना चाहूँगा कि मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला बाजार क्या है। हवाला बाजार में पैसा अगर मान लीजिए दुबई में है तो उसको यहाँ देना रहेगा किसी कोर्ट के माध्यम से, और वो उस कोर्ट को बताएगा और यहाँ से 100 करोड़ ले लेगा, पैसा नहीं आएगा वहाँ से, उसका कोई एक कोड आएगा या कोई कागज आएगा, कोई टुकड़ा आएगा, जिसको सामने वाले को दिखाएगा, तब जाके क्या होगा, वह जो है इस पैसे को पाएगा। और इसमें कुछ छोटा मोटा इसको चार्ज देना पड़ेगा। इसमें भी ऐसा रहता है, जीएसटी या टैक्स देंगे तो बहुत ज़्यादा, जीएसटी मान लीजिए अलग अलग दर में है। कितने दर में है देखिए, ध्यान दीजिए, जीएसटी के लिए अलग अलग दरें बनाई गई हैं, तो इन विभिन्न दरों को आपको बताया जा रहा है। ध्यान दीजिए, जीएसटी के दर हैं 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, तो ये है। और टैक्स में 30% तक है मैक्सिमम टैक्स तो ज़्यादा पैसे में 30% तक लगेगा। तो अब यहाँ पर ब्लैक मनी चक्र है, एक प्रकार से और समझाएंगे आपको। कलेक्शन ऑफ डर्टी मनी हो गया, तो पहला स्टेज प्लेसमेंट, डर्टी मनी को इनटू फाइनेंशियल सिस्टम में आपका डालेंगे तो उसके बाद लेयरिंग करेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, पेमेंट बाय वाई ऑफ फॉल्स इनवाइस टू कंपनी एक्स, एक फर्जी कंपनी में उसने क्या किया, उसको इन्वेस्ट किया, लेयरिंग किया, अलग अलग लेयर में डाल रहे हैं पैसे को, और फिर उसके बाद ट्रांसफ़र बैंक अकाउंट टू कंपनी एक्स, और ऐसे करेंगे इंटीग्रेशन, मतलब परचेज लग्जरी एसेट्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, कमर्शियल इंडस्ट्रीज़ में या इन्वेस्टमेंट, अलग अलग उसमें करेंगे। ये इंटीग्रेशन है, मतलब आपका वायर ट्रांसफ़र, ठीक। तो ये आपका
ऐसा टाइप का ट्रांसफ़र है जिससे लोगों को क्या होता है, ब्लैक मनी से वाइट मनी में आ जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा सरकार के समक्ष चुनौतियाँ। साथियों, ये ब्लैक मनी इतना आपका घातक है कि गवर्नमेंट तक गिर जाएगी, और महंगाई, गरीबी, मतलब ये भूखमरी, मतलब कुछ 1% लोगों या 0.01% लोगों के कारण पूरा हमारा देश पूरा इसको भुगत रहा है, पूरा विश्व भुगत रहा है। तो ये क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन का जो आपका मार्केट वैल्यू है वो 350 बिलियन तक का है। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। एग्जाम्पल के लिए क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है। ऐसे ही और बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी होते हैं। एक आभासी मुद्रा है, ये वर्चुअल मनी है। ये आपका किसी भी मतलब करेंसी आप रुपए में आप इसको छू नहीं सकते, ये बाइनरी सिस्टम में रहता है, उसको आगे बताऊंगा। डार्क वेब में ऐसा है कि चुनौतियां, मतलब ये सब हमारी चुनौतियां हैं। क्रिप्टो करेंसी को हम कैसे करें? जो हमारे आपका इनलीगल पैसे हैं, जो शराब से, नशाखोरी से, स्मगलिंग से, अलग अलग व्यापार से, ह्यूमन ट्रैफिकिंग से और आतंकवाद से जो भी आपको होता है, इनकम हो रहा है, वो उसका पैसा भी आपका क्रिप्टो करेंसी आभासी मुद्रा में जाता है। तो ये हमारे सरकार के समक्ष चुनौतियां हैं। डार्क वेब एक ऐसा वेब है, गूगल में आप कोई चीज़ सर्च करिएगा ना तो आपको बता देगा कि फलाना ने आपने ये चीज़ सर्च किया, लेकिन डार्क वेब एक ऐसा सर्च इंजन है कि वहाँ आप सर्च करिएगा तो आपका आईपी एड्रेस नहीं बताएगा और आपको खोजना मुश्किल रहेगा। हॉलीवुड के फिल्में देखिएगा तो समझ में आएगा, और फिल्में देखने से ही समझ में नहीं आता है, कई फिल्मों में आपका समझ में आएगा। साइबर हमला करके आप क्या करते हैं, जो पैसा रहता है वो इकट्ठा कर लेते हैं, हैक करते हैं, और आपका पासवर्ड तोड़ के आपको, कई बार ऐसा रहता है ओटीपी बताए बगैर भी आपसे पैसे चुरा लिया जाएगा। और पैसे चुरा लेंगे कैसे? आपका अकाउंट पूरा साफ हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान दीजिए। साइबर हमला, डाटा सुरक्षा कानूनों का अभाव, ये सरकार के समक्ष चुनौतियाँ हैं कि भाई अगर मान लीजिए कि आपका जो वो है अकाउंट है, अगर हैक हो रहा है तो संबंधित आपका व्यक्ति कौन जिम्मेदार रहेगा, किससे हो रहा है, क्या हो रहा है, आप संबंधित दिशा निर्देश जारी करने की ज़रूरत है। लोग जो हैं आपका दूसरे के आपका सोशल मीडिया से भी आपका वो कर ले रहे हैं, तो जो हमारे जितने सोशल मीडिया साइट्स हैं उनके लिए भी एक नियम कानून रहे कि आप लोगों के प्राइवेट डाटा को ना दें। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब सारे चीज़ों को अगर किसी माध्यम से अगर पता चल रहा है कोई दोषी पाया जाए तो उसके लिए भी नियम होना चाहिए या कुछ एक मानक स्थापित होना चाहिए। यही जो है डाटा सुरक्षा कानून का अभाव है, ये हमारे सरकार के समक्ष चुनौती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मनी लॉन्ड्रिंग के में इस्तेमाल, तो अभी लोग क्या कर रहे हैं, अब टेक्नोलॉजी को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं कि अब उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई आप मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या है, आपको हमारे जो डेटा सर्वर वर्वर है या हमारे पुलिस के बारे में जानकारी या हमारे गुप्तचर संस्था के बारे में भी कि वो कहाँ तक सोच सकते हैं। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है कि उनको हैक करके भी यहाँ तक क्या कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप सीधा सीधा आपका अकाउंट में डाल रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी के साथ खेलते हुए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं। ठीक, जन जागरूकता की कमी, लोगों में इसके लिए जागरूकता की कमी है। जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में हाल ही के दिनों में जांजगीर चांपा में कुछ वर्षों पहले 8 से 10 लोग हमारे छत्तीसगढ़ से पकड़ में आए थे, उनको पाकिस्तान से उनके अकाउंट में पैसा आया था। तो हमारे भारत सरकार के गुप्तचर एजेंसियों की नज़र था, उन्होंने उनको पकड़ा और उनको सज़ा भी हो गया भाई। फोकट में, मतलब फोकट में आपका ना क्या गिलास तो टोरा 12 ना क्या बोलते भाई, एक ठो वो नहीं है जी, आपको पता होगा, गिलास टोरा 12 आना, ऐसा कुछ एक स्लोगन है। तो ये जन जागरूकता की कमी, कहने का मतलब ये है कि लोगों को अपने अकाउंट नंबर दे देते हैं, उसमें पैसा आता है बाहर से, 1 लाख रुपए आ गया, किसी के 50,000 रुपये आ गया, 50,000 आ गया तो मैं आपको 2,000 रुपये दूंगा। ये आपका क्या रहता है, ये लोगों का मानसिकता रहता है, जागरूकता की कमी। आप अपने अकाउंट में कहीं से भी अननोन स्रोत से आप पैसा, सोर्स से पैसा मत डलवाइएगा। उससे क्या होता है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का आप हिस्सा भी बन सकते हैं, लेयरिंग का हिस्सा बन सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्रिप्टो करेंसी, मैंने आपको एक बार यहाँ चर्चा किया था कि सरकार के समक्ष चुनौतियाँ क्या है, क्रिप्टो करेंसी। तो बिटकॉइन, तो आपके एग्ज़ाम में ये पूछे ना पूछे लेकिन आपको जानना जरूरी है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, आजकल बहुत आपका चर्चे में है। तो साथियों ध्यान दीजिए, क्रिप्टो करेंसी, ये कुछ क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन है, आभासी मुद्रा है,
एथेरियम है, लाइट कॉइन है, रिपल है, ये उनके शॉर्ट फॉर्म। BTC बिटकॉइन, इथेरियम ETH, लाइट कॉइन LTC और रिपल XRP, ये इनके लोगो हैं, इसको देख के रखिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए आभासी मुद्रा है, वर्चुअल मुद्रा है। क्रिप्टो का अर्थ होता है लैटिन भाषा में छिपा हुआ, और वास्तव में यह बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, 0 और 1 के, 0 और 1 कंप्यूटर इसी पे काम करता है, और ये आपके डेटा के रूप में संग्रहित रहता है। ना तो कोई इसे गवर्नमेंट जारी करता है, ना ही किसी देश की केंद्रीय बैंक इस पे स्वीकार करती है। लेकिन एक जगह है कोस्ट अल सल्वाडोर, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, बिटकॉइन को खींच लिए, इसको स्वीकार किया गया है, वहाँ ये आपका मान्य है भाई, इसी से खरीदारी होता है। ठीक, तो इस मुद्रा को पूरी तरह से बाजार नियंत्रित करती है। कहने का आशा ये है कि ये कोई भी गवर्नमेंट इसे नहीं नियंत्रित करती है, कुछ लोग, कुछ व्यक्ति के स्वामित्व में रहता है ये। और ये क्या रहता है, आभासी मुद्रा है, वर्चुअल, क्या है भाई, ये वर्चुअल आभासी मुद्रा या वर्चुअल करेंसी। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है बिटकॉइन। तो बिटकॉइन ये बहुत फेमस है। अभी आपने हाल ही के दिनों में देखा होगा कि बाजार में कैसे इसका भाव तेजी से जब बढ़ा, जब एलन मस्क जैसे व्यक्तियों ने इनके बारे में चर्चा किया, और जैसे ही इसके बारे में आपका नेगेटिव बोले तो आपका मार्केट डाउन हो गया। तो आपको ये समझना है कि कोई भी चीज़, ये बिटकॉइन है, बिटकॉइन खरीद रहे हैं, इसका वैल्यू बढ़ रहा है, तो मार्केट इसका नियंत्रित करता है। तो ये हमको एक छोटी सी जानकारी हो गई। क्रिप्टो करेंसी क्या है, तो ये कंप्यूटर में आपका वो रहता है, आप इसको छू नहीं सकते, और 0-1 के उसको समझता है, बाइनरी के भाषा को समझता है। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव, साथियों ये बहुत अहम मुद्दा है, आपके सिलेबस में है, और ये PSC और व्यापम में, ये आपका इंटरव्यू में भी, PSC के इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, व्यापम में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सहकारिता विभाग में तो बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, देश की सुरक्षा को खतरा, मनी लॉन्ड्रिंग से, जब मनी लॉन्ड्रिंग होगा, कोई पैसा है जो टैक्स नहीं दे रहे हैं, उसके लिए वो आपको छोटे छोटे टुकड़ों में करेंगे, और ऐसे पैसे जो है कहाँ से आते हैं, मुख्यतः आते हैं नशाखोरी और आपका मानव ह्यूमन ट्रैफिकिंग और हथियार, बारूद और 2 नंबर का काम जितना है, ये सारे पैसे इसमें से आते हैं। और हर व्यक्ति जो इसमें आपका क्या करते हैं, इसमें आपका मनी लॉन्ड्रिंग में लगे रहते हैं, क्रिमिनल विचारधारा के रहते हैं, और विचारधारा के क्रिमिनल रहे या ना रहे, वो काम उनका 2 नंबर का रहेगा मोस्टली। और कुछ लोग ऐसे रहते हैं जो 1 नंबर का भी काम करते हैं, लेकिन अपना पैसा बचाने के लिए वो करते हैं। तो देश की सुरक्षा को खतरा है, देश में निवेश हतोत्साहित होता है। क्यों निवेश हतोत्साहित होता है, कि आपके मार्केट का प्रतिष्ठा हानि हो गया है। ठीक, दूसरा धीमी आर्थिक वृद्धि और FDI का जो कम होना, प्रतिष्ठा हानि होना, कर योग्य आय में कमी। क्यों, क्योंकि जो चीज़ आप टैक्स बचा रहे हैं, तो टैक्स बचा रहे हैं तो गवर्नमेंट को राजस्व जो आपका टैक्स का मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, इसलिए आर्थिक वृद्धि भी धीमी होगा, कर वाला होगा। विकासशील देशों में गरीबी आ जाएगा। क्यों गरीबी आएगा भाई, गवर्नमेंट के पास फंड नहीं रहेगा, तो वो ना तो वैकेंसी क्रिएट कर पाएंगे, ना ही एक बेहतर आपका माहौल क्रिएट कर पाएंगे। महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, अस्थिरता व राजस्व हानि। राजस्व हानि क्यों होगा, वही आपका गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलेगा तो राजस्व हानि। वैश्विक अर्थव्यवस्था अस्थिर, कोई भी एक देश, जब यहाँ पर आप देखिएगा आधार में बहुत सारे देश हैं, ऐसे करते करते नीचे में आपका क्या रहता है, बड़े ही विकसित देश हैं जो यहाँ पर हैं, इनको अगर प्रॉब्लम होता है तो ऊपर वाले को भी प्रॉब्लम होगा, इसको प्रॉब्लम होगा तो इसको नहीं होगा। कहने का मतलब ये टिका हुआ है, डिपेंड है। तो ये जो देश रहते हैं एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, और अगर मान लीजिए इनके यहाँ मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है तो ये क्या है, दूसरे देश की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी। वित्तीय बाजार में अस्थिरता, भाई कोई भी मनी लॉन्ड्रिंग के कारण जैसे मान ली कई हजार करोड़ रुपए अगर आएंगे तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी, मुद्रास्फीति बढ़ेगी तो वित्तीय बाजारों में अस्थिरता आएगा। कोई न्यूज अगर सडनली बाहर आ जाता है कि फलाना इतने हजार करोड़ मार्केट में आ गया है, तो देखिएगा जो शेयर मार्केट है डाउन हो जाता है। तो ये वित्तीय बाजारों में अस्थिरता बनी रहती है। अपराध और अपराधियों, क्योंकि ये टैक्स चोरी कर रहे हैं, निश्चित तौर पे गन स्मगलिंग वाला चीज़ रहेगा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आपका
शराब और बहुत सारे ऐसे कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए कहते हैं नहीं, एकदम है ही कि मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल जो है 9/11 के आपका अमेरिका के हमले में भी किया गया था, वहाँ आतंकवादियों को फंडिंग किया गया था। तो ये देश के समक्ष हमारी चुनौती है। अब इसके उपाय क्या है? देखिए उपाय, मनी लॉन्ड्रिंग उपाय KYC नो योर क्लाइंट और कैशलेस, मतलब हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रहे, तो उससे क्या होता है कि आप उसको छिपा नहीं पाएंगे। वित्तीय संस्थानों को अपने ग्राहकों के बारे में पर्याप्त जानकारी होना चाहिए। आधुनिक तकनीक के माध्यम से एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तंत्र को जोड़ना, तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को जोड़ने के लिए उसमें एंटी लगा दिए हैं। फिर उसके साथ साथ अवैध धन से वंचित, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? विपरीत है, मनी लॉन्ड्रिंग के विपरीत है, क्योंकि अपराधी को उनके अवैध धन से वंचित कर देता है। इस तरह सरकार और अर्थव्यवस्था को बड़े पैमाने में मदद करता है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक समझ गए? एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग का उल्टा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए उपाय, क्या उपाय है वैश्विक स्तर पर और हमारे राष्ट्रीय स्तर पर। इंटरपोल ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, संगठन है, मतलब हमारे भारत में पुलिस होता है तो ये विश्व का पुलिस है इंटरपोल। ये कहीं भी किसी और देश में आपका जा सकती है एक नियम कायदे कानून के तहत। तो ये क्या करता है, इस पर पकड़ बना के कि हमारा वैश्विक स्तर पर, और ये हमारा यूरेशियन समूह, यूरोप और एशियन समूह, तो ये यूरेशियन समूह हो गया। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF, ये ग्रे स्केल और ब्लैक लिस्ट, ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले हैं। तो इससे क्या है, अगर ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे तो IMF, ADB और बहुत सारे बैंक इनको क्या नहीं देंगे, कर्जा नहीं देंगे। ग्रे लिस्ट में है क्योंकि आतंकवादियों को फंडिंग करना और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आपका ये पाए गए हैं। तो ये भारत हमेशा इसको आपको ब्लैक लिस्ट में डालने का प्रयास करता है। 2018 से इनको क्या बोलते हैं, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का प्रावधान किया गया था। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग पर वियना कन्वेंशन, ये पहला आपका कन्वेंशन है 1988 में, जो पहली बार प्रयास किया गया था। साथियों वैश्विक स्तर पर ये है, इसको हम आगे डिटेल से देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए एकदम महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित कन्वेंशन या आपका प्रयास नहीं है, या उनका डेट पूछ सकता है, या उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज होना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पे ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, ये क्या करता है, हमारे कुछ अधिनियमों के माध्यम से मतलब काले धन के ऊपर लगाम या नकेल कसता है। वित्तीय खुफिया इकाई भारत, FIU इंडिया, भारत सरकार की केंद्रीय एजेंसी है। आगे इन सबको डिटेल से देखते हैं साथियों। सबसे पहले देखेंगे वैश्विक स्तर पर क्या उपाय किए गए हैं। 1988, ध्यान दीजिए 1988, 90s किड नहीं है, 90s किड जानेंगे, 2 साल पहले वाले लोग जानेंगे इसके बारे में, ऐसा याद रख लो। वियना कन्वेंशन मनी लॉन्ड्रिंग या धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग को हिंदी में धन शोधन कहते हैं, के लिए प्रथम पहल। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा एवं सदस्य राज्यों के बीच प्रत्यार्पण होना चाहिए। प्रत्यार्पण मतलब जो संबंधित व्यक्ति है जिसने मनी लॉन्ड्रिंग किया है उसको सौंपना। वित्तीय कार्यवाही कार्यबल FATF 1989, ये क्या है, पेरिस में जी सम्मेलन हुआ था G7 का, तो अंतर सरकारी निकाय है, मतलब इंटरनेशनल एक निकाय है। इसका उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण और अखंडता के लिए संबंधित खतरों से निपटने के लिए मानक निर्धारित करना। वही है भाई, अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली है, वित्तीय प्रणाली है। पाकिस्तान को जून 2018 में ग्रे लिस्ट में डाला गया है। भारत पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में आतंकवादों को फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत के समर्थन के तहत डालने के लिए सिफारिश करता रहा है। पाकिस्तान तो ये बोलता है भारत को इससे निकाल दो, तो उसको छोड़ो, वो दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहेंगे, लेकिन एक्चुअल में पाकिस्तान मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हमेशा आतंक को बढ़ावा दिया है। एशिया पैसिफिक ग्रुप APG 1997, ध्यान दीजिए बैंकॉक और थाईलैंड में ये है इसका वो 1997 में, और ये भी अंतर सरकारी मतलब एक देश का दूसरे देश से, तो अंतर्राष्ट्रीय समूह है जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के लिए वित्त पोषण के विरुद्ध प्रतिबद्ध है काम करने के लिए। और यूरोप एशियन ग्रुप 2004, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, एक मैंने आपको बताया 1988, ये आपको याद होना चाहिए, 1989, ठीक, और ये 1989 हो गया, 1988 और फिर 1997 और 2004 यूरोप एशिया ग्रुप। तो यहाँ पर देखिए
2004 यूरोप एशिया ग्रुप और एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF और वियना कन्वेंशन। ठीक, एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बस आप इसको याद करके रखे रहिए, रटना नहीं है, समझना है, समझ के याद करना है। 1988 में वियना कन्वेंशन, 1989 में आपका क्या है जी, FATF वित्तीय, ये वाला हो गया कार्यवाहल बल, कार्यबल। और ये 1997 और 2004 तो एशिया पैसिफिक ग्रुप, यूरोप और एशिया ग्रुप, यूरोप होता है EAG, यूरोप एशियाई EAG। ठीक है साथियों, यहाँ पर देखिए यूरोप एशिया ग्रुप तो यूरेशियन ग्रुप, APG मतलब एशिया पैसिफिक ग्रुप और FATF ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये FATF ग्रुप ये आपके एग्जाम में पूछेगा। पहला वो है वियना कन्वेंशन 1988। ठीक है, तो यूरोप एशिया ग्रुप हो गया, APG हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये आपका डेट याद कर लीजिएगा, एकदम इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के उपाय तो देखिए 1961 में आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, आयकर अधिनियम, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, ये थोड़ा सा सैद्धांतिक नाम है, 1988 हो गया। ठीक, उसके बाद जैसे वीना कन्वेंशन हुआ था वैसे ही यहाँ ये हो गया, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम। विदेशी मुद्रा प्रबंधन तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, तो ये आपका FEMA, फेमा, फेरा के बदले में फेमा आया था, FERA, फेरा के बदले में फेमा, फेरा के बदले में फेमा। तो फेमा मतलब लागू कब हुआ? 2000 में। एक्ट कब का है? 99 में। ये विदेशी मुद्रा का मैनेजमेंट करने के लिए। साथियों पहले ज़्यादा विदेशी मुद्रा नहीं था, लेकिन वर्ष 2000 नहीं 1990 के बाद जब उदारीकरण, वैश्वीकरण ये सब चीज़ें आई, तो निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, तो विदेशी मुद्रा भंडार बढ़े, तो और इनके प्रबंधन के लिए फेमा लाया गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो विदेशी मुद्रा भुगतान संबंधी अधिनियम है। धन शोधन तो देखो ध्यान दीजिएगा, धन शोधन को बोलते हैं, देखिए प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, MLA होता है तो PMLA, ये वेरी 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 IMP, तो 2 नंबर का काम करेगा तभी तो MLA पिएगा, तो 2002 PMLA, 2 नंबर के काम कर और पिला MLA, ऐसे करके याद रख लो। काला धन, अघोषित विदेशी और संपत्ति और कर अधिनियम 2015 और बेनामी लेन देन वाला जो है संशोधन अधिनियम 2016, इन सभी को आप याद रखिएगा साथियों, आपके एग्जाम में ये पूछेगा। एक ठो काला धन वाला है, काला धन वाला देखो, अब पहले तो अपन ये याद रख लेते हैं, फेरा वाला की जगह हम फेमा आया, कब आया? 1999, उससे पहले 1961 है, 1961 के बाद 1988 है, 1988 के बाद 1999 है, 1999 के बाद 2000 है, और 2002 के बाद आपका 2015 है, और 2015 के बाद 2016 है। ठीक है, तो ये आपको याद हो गया होगा। एक बार और देखते हैं, 1961 है, 88 है, 99 है, 2 है, 15 है, 16 है, तो 2002 है, 2015 है, 2016 है। तो ये आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना है, 1961, 1988, 1999, 2002, 2015 और 2016। तो 2016 वाला क्या है? बेनामी वाला है, संशोधन वाला। 2015 वाला क्या है? ये भी आपका मनी लॉन्ड्रिंग के लिए है, काला धन, अघोषित विदेशी और संपत्ति और कर अधिनियम 2015। PMLA 2 नंबर का काम करेगा, फेमा FEMA। ठीक, 1988 में वियना कन्वेंशन है, तो यहाँ पर क्या है? दूसरा है स्वापक एवं और मना प्रभावी पदार्थ अधिनियम। 1961 में आपका भारतीय आयकर अधिनियम, 1961। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास। इसमें हमारे ब्लैक मनी में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए कुछ प्रावधान है। स्वापक और औषधि
क्या प्रावधान है वो नहीं पूछेगा, क्योंकि ये मैं डिटेल में आपका खोज के मैंने लिख दिया है। ये आपको इससे डीप नहीं जाएगा और इससे कम भी नहीं पूछेगा ना आपके व्यापम में। आगे बढ़ते हैं, व्यापम का भी लेवल अच्छा है। एक बार और देख लीजिए, 1961 हो गया, 1998, ठीक, 1961, 1998, 88 है सॉरी, और 1999, 2002, फिर 15, फिर 16। ये 16 वाला क्या है, संशोधन वाला है, और ये सिंपल वाला है। ये PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 5 में लागू हुआ। ये 99 वाला 2000 में मतलब ये आपका फेमा, FEMA, और 61 वाला जो है भारत में आयकर अधिनियम, और 88 वाला जो है स्वापक वाला है, स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम। ये नीचे वाला जो है बेनामी वाला है संशोधन, बेनामी लेन देन निषेध संशोधन अधिनियम, और काला धन वाला है 15, अघोषित विदेशी संपत्ति और कर अधिनियम, और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेरा का स्थान लिए। तो अब फेमा के बारे में देख लेंगे, ठीक है। तो ये प्रवर्तन निर्देशालय, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, ईडी ने छापा मारा। आप अभी हाल ही में देखिएगा कि हमारे राज्य में हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का स्टेटमेंट आते रहता है कि केंद्र सरकार हमें परेशान कर रही है ईडी के माध्यम से। कोई भी गवर्नमेंट रहे, जो सेंट्रल में जो गवर्नमेंट रहता है, ईडी CBI उनके अधीन रहता है, तो वो क्या करते हैं, अपने हिसाब से उसको चलाते हैं। ऐसा राज्य बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं, हम तटस्थ रूप में चलाते हैं। तो ये दोनों केंद्र राज्य के बीच का जो कड़ी है, इसलिए आपके एग्जाम में ये महत्वपूर्ण है, ये आपको पूछ सकता है। अभी हाल ही में हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के कई कलेक्टरों को ईडी ने आपका समन जारी किया था, उनको कैद किए थे, और अभी आपका जेल में है वो। तो ध्यान दीजिए क्या क्या काम करते हैं। ये एक वित्तीय जांच एजेंसी है जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना 1956, 56 इंच का सीना लेके ऐसे करके मोदी जी इसको ईडी को लेके जा रहे हैं, ऐसे याद रख लो कोरिलेट करके। मुख्यालय दिल्ली है इसके, और 5 क्षेत्रीय विंग है। तो 1, 2, 3, 4, 5 पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी और मध्य केंद्रीय, ठीक। तो ये 5 इसके अन्य क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक बहुआयामी अनुशासनात्मक संगठन है जो मनी लॉन्ड्रिंग के अपराधों और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच करता है। अधिकार, आर्थिक मामलों में जांच कर सकता है, सामान को कुर्क कर सकता है, जब्ती के साथ ही गिरफ्तारी और अभियोग की कार्यवाही का भी अधिकार प्राप्त है। इसको ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में देगा क्या क्या कर सकता है। आर्थिक मामलों की जांच कर सकता है, कुर्क कर सकता है, सामान को जब्ती के साथ ही गिरफ्तारी और अभियोजन की कार्यवाही भी कर सकता है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी जैसे भगोड़ों को संपत्ति को भी ये आपका ईडी द्वारा कुर्क की गई थी। इसीलिए 2018 में एक अलग से अधिनियम लाया गया था भगोड़ा वाला। देखो, भगोड़े आर्थिक अपराधियों के लिए कुर्की के लिए 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम आपका लाया गया था। साथियों यहाँ ध्यान दीजिए, ईडी निम्न अधिनियमों के तहत काम करती है। धन शोधन तो PMLA दिख रहा है जी, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। फिर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, फेमा FEMA। भगोड़ा आर्थिक वाला 18 वाला है। फेरा के तहत, फेरा भी है नहीं, फेरा के स्थान पर क्या आ गया है, फेमा। यहाँ पास आपको ध्यान देना है, फेमा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 और PMLA, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 जो 5 में लागू हुआ था। क्या प्रवर्तन निदेशालय ईडी क्या है, ईडी और क्या काम करता है। देखिए, ईडी जो है स्थापना 1956 में हुआ था। यह एजेंसी वित्त मंत्रालय के तहत काम करती है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। 5 और क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके जांच, जब्ती, गिरफ्तारी और अभियोजन की कार्यवाही का अधिकार है। देखो, जांच करेगा, आर्थिक मामलों की जब्ती करेगा, गिरफ्तारी करेगा और अभियोजन चलाएगा, आपके ऊपर मुकदमा चलाएगा। और भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने का भी अधिकार है 2018 से।
और इसका मुख्यालय के अलावा ईडी के 5 क्षेत्रों में मध्य क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र, उत्तर क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र में बटा हुआ है। इस तरीके से ये 5 क्षेत्र में बटा हुआ है। तो ये ईडी हो गया साथियों, ईडी से बच के। लेकिन अब ये बोलेगा काहे बचे, पैसा तो आना चाहिए, ठीक है, काम करिए, अधिकारी बनिए, फिर ईडी आपके पीछे जाएगा। किन कानूनों और के अंतर्गत ईडी कार्य करता है? तो अभी मैंने बताया आपको फेरा, फेमा। तो फेरा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973, लेकिन ये लागू कब हुआ था? 1974 जनवरी में। ये आपका 1999 है, लेकिन लागू कब हुआ था? 2000 में। भले ही आपका फेरा जो है ये आपका 1973 का है और ये भले ही 1999 का है, लेकिन ये आपका आएगा कब? 2000 में आपका अस्तित्व में आएगा। ये कब आएगा? 1974। टाइगर प्रोजेक्ट वाला सेम है, 73 में आया और लागू कब हुआ भारत में? 74। तो ऐसा टाइप का इसको याद कर लो। फेमा जो है, नेम फेम, 2000 में हमको फेम मिला छत्तीसगढ़िया वालों को। तो 1999 में आपका अधिनियम आया, एक्ट आया, और ये जून वाला है, ये वाला जून वाला है और ये वाला जनवरी है। जह इसमें जून कर दो एक एक, ठीक। अब यहाँ पास ये देखिए फेरा, फेमा, फेमा ने फेरा अधिनियम को प्रस्थापित किया क्योंकि फेरा सरकारी उदारीकरण के बाद नीतियों का अनुपालन नहीं किया। यह एक नागरिक कानून है जो निदेशालय को अर्ध न्यायिक शक्ति देता है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट न्याय भी कर सकता है। कैसे न्याय कर सकता है? देखो, अभियोजन चला के कर सकता है। तो अर्ध न्यायिक है, पूरा पूर्ण न्यायिक नहीं है। अंतिम में तो कोर्ट जाते ही हैं। तो ये भगोड़ा आर्थिक, ध्यान दीजिएगा, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018 के तहत FEOA के तहत भारत से बाहर भाग गए हैं उनकी संपत्तियों को कुर्क करने का अधिकार है। केंद्र सरकार उन्हें अटैच करने का प्रावधान किया गया है। साथियों, यहाँ पर आप देखिए लंदन में लोग जाते हैं तो यहीं रुकते हैं। क्यों रुकते हैं? क्योंकि कोई भी यहाँ से भागता है तो ये क्या किए हैं कि उनको अतिथि का दर्जा दे दिए हैं और उनको यहाँ रुकने के लिए व्यवस्था कर दिए हैं जिससे प्रत्यर्पण ना हो सके। तो अब क्या है कि ये यहाँ आते हैं, इनको टैक्स लेते हैं। कोई भी अगर चोरी चकारी करता है यहीं जाके भाग जाता है। तो ये याद रखिए, लंदन को याद रखिएगा। कोई भी प्रत्यर्पण, अब यहाँ गए हैं, कौन गए हैं हमारे यहाँ से? नीरव मोदी और मेन विजय माल्या ज़्यादा फेमस थे। तो ये करके याद रखिएगा। तो एक बार मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ जी। हमारा जो हमने जो देखा, क्या देखा हमने? मनी लॉन्ड्रिंग। एक बार आपको रिवीजन कराना बहुत जरूरी है। मनी लॉन्ड्रिंग है क्या? देखिए, मनी को आपका सुखा रहा है धोके। काला धन है, काले धन को कर रहा है, टुकड़े टुकड़े में इसको करके धो रहा है। तो इसी से आप समझ जाइए चित्र को देख के। चित्र देखिए, दिमाग में एक पिक्चर बनेगा, आपको रटना नहीं पड़ेगा। रटेंगे टाइम लग जाएगा। तो इसमें क्या है? सशरीर तौर पे वित्तीय अपराध है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है जिसमें काले धन को सफ़ेद किया जाता है। इसमें वाइट कॉलर वाले मतलब सज्जन लोग रहते हैं जो ज़्यादा कमाते हैं और किन के माध्यम से करते हैं? छोटे छोटे आपका क्रिमिनल लोगों को जोड़ के। आप कई बार लोग अपना टैक्स बचाने के लिए भी मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा लेते हैं, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आप ओरिजिन को, पैसे के स्रोत को छिपाया जाता है। ये ब्लैक मनी होगा, हवाला बाजार या हुंडी बाजार या मनी लॉन्ड्रिंग। ब्लैक मनी को वाइट करना, ब्लैक मनी को वाइट करना। इसमें क्या होता है? पैसे को टच से मस किए बगैर एक जगह से दूसरी जगह आपका पहुंचा देते हैं। कैसे? पैसा तो यहाँ भी रहेगा। एक व्यक्ति है, रामू है, रामू के पास 100 करोड़ है, उसको दुबई से इंडिया लाना है। तो क्या करेगा? वो एक कोड बताएगा और संबंधित व्यक्ति जो हवाला का काम करते हैं कुछ % वो पैसा लेंगे। 100 करोड़ का 90 करोड़ दे देंगे या 95 करोड़, 5 करोड़ उन लोग रख लेंगे। तो ये आपका हवाला है, हुंडी बाजार। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या है? इसको कई छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देंगे और ये टुकड़े जो रहेगा 100 करोड़ को ऐसे टुकड़े में तोड़ेंगे कि सामने वाले को दिक्कत ना हो। कम संदिग्ध छोटी रकम में विभाजित करना, तो दिक्कत नहीं होगा। ये मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। सिंपल सी बात है। अब से आप हवाला बाजार और मनी लॉन्ड्रिंग को एक मत समझिएगा, ये ब्लैक मनी का ही एक हिस्सा है। अब देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा करते हैं लोग? जीएसटी वर्तमान दरें, तो जीएसटी की दरें कितनी है भाई? 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। तो हमारे छत्तीसगढ़ बोलता हूँ, हमारे सर्विस सेक्टर में 18% है।
किसके सर्विस सेक्टर में, कोचिंग वाले लोग। और मान लीजिए 18% इसका हो गया, 1 करोड़ रुपया कमाया हो तो 30% उसका ये दोगे, टोटल कितना परसेंट हो गया, 48%। तो 1 करोड़ कमाए रहोगे, 48 लाख को आप गवर्नमेंट को दोगे तो कोई नहीं देता है भाई, सब आपका दबा के रखते हैं। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ये है, अब जो जो सही से काम करते हैं उनको उसका बेनिफिट भी मिलता है। ठीक, तो ये देखिए इसके 3 चरण है। सबसे पहला है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या है, डर्टी मनी को क्या करेंगे, इंटीग्रेट्स इनटू फाइनेंशियल सिस्टम, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे, फिर उसको ऑफ शोर या ऑन शोर अकाउंट पे भेजेंगे। ऑफ शोर मतलब बाहर विदेशी खाते में, ऑन शोर मतलब देश के ही खाते में, जिससे वो क्या है ठीक ठाक पैसा जो है अलग अलग उसमें चल दे। और फिर लास्ट में क्या होगा, उसके जितने काले धन को, काला कलर को धो देंगे लॉन्ड्री में, और फिर वो क्या हो जाएगा, लग्जरी आइटम या इन्वेस्टमेंट में कर देंगे। 3 चरण है जी। पहला प्लेसमेंट है, दूसरा लेयरिंग है, और तीसरा इंटीग्रेशन। लेयरिंग में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है, प्लेसमेंट में भी ध्यान देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट तो कर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ये भी यही बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। सरकार के समक्ष चुनौती है कि कैसे अभी आगे और बढ़ेगा मनी लॉन्ड्रिंग। बिटकॉइन है, पूरा आभासी मुद्रा है, दिख ही नहीं रहा है, जो भी काला धन रहेगा उसी में घुसा दो, बाद में आपका प्रॉफिट मिलते रहेगा। तो 1 करोड़ का 30 लाख रुपए को लगा दो इसमें, काहे गवर्नमेंट को देना, ऐसे करके 1 करोड़ को लगा दो डायरेक्ट, ऐसा करके इन लोगों का रहता है कि गवर्नमेंट को देने से अच्छा है उसको हम क्या क्रिप्टो में लगा दे। डार्क वेब के माध्यम से क्या है, डार्क वेब में इतने क्रिमिनल चीज़ें हो रही हैं, उसका आईपी एड्रेस नहीं रहता, इसलिए डार्क वेब कहलाता है। तो आप कुछ भी सर्च करिएगा तो आप तक कोई लोग नहीं पहुंच पाएंगे। साइबर हमला कर रहे हैं और हमला करके पैसा, ब्लैक मनी इकट्ठा कर रहे हैं। डेटा सुरक्षा कानूनों का अभाव, कई बार क्या होता है आपके डेटा को भेज देते हैं, चोरी कर लेते हैं, उससे पैसा इकट्ठा कर ले रहे हैं, ब्लैक मनी आ रहा है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण जो है ये और ज़्यादा भयावह स्थिति है। तो गवर्नमेंट के समक्ष ये चुनौती है। जन जागरूकता कमी है, अपने अकाउंट में पैसे ले लेते हैं, वो पता चल रहा है पाकिस्तान से आ रहा है और या फिर और कहीं इनलीगल स्रोत से आ रहा है, तो ऐसे में फंस जाते हैं लोग। तो गवर्नमेंट के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैंने बताया, तो ये डिजिटल या आभासी मुद्रा है, वर्चुअल ये क्रिप्टो मतलब होता है आपका छिपा हुआ, लैटिन शब्द है, तो ये आपको डायरेक्ट नहीं दिखेगा, छिपा हुआ मिलेगा। ये कंप्यूटर के बाइनरी सिस्टम पर आधारित रहता है और ये आपका कोई ना तो कोई देश इसको जारी करता है, ना ही किसी देश की केंद्रीय बैंक जारी करती है। अल सल्वाडोर फर्स्ट देश है जिसने आपका देश विश्व में इसको मुद्रा को अपने यहाँ जगह दिया, और पूरी तरह बाजार नियंत्रित करते हैं, ना कि कोई देश। बाजार हाई हुआ, क्रिप्टो करेंसी का रेट आगे बढ़ेगा, क्रिप्टो का डाउन हुआ, खट से नीचे जाएगा। हमने बिटकॉइन की स्थिति में देखा है, एक बार मार्केट इसका बूम करते हुए, एक बार डाउन होते हुए भी। इसके जैसे और अन्य क्रिप्टो करेंसी है, एथेरियम, लाइटकॉइन, रिपल, ये तीनों चारों को आप याद रखें। रिपल XRP और लाइटकॉइन LTC और इथेरियम ETH और बिटकॉइन BTC, ये इनके लोगो हैं, इसको दिमाग में बिठा के रखिए। आगे बढ़ते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के प्रभाव, ये सारे प्रभाव हैं, इसको सोचिएगा तो बन जाएगा, इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए मनी लॉन्ड्रिंग के जागरूकता उपाय, नो योर क्लाइंट, KYC आपका अगला टॉपिक है। अगले टॉपिक इसी में वीडियो भी आएगा आगे चलकर। आप देखिए, आप सभी चीज़ों को यहाँ पाइएगा, और साथियों आप कम से कम इसको वीडियो तो देख रहे हैं, लाइक और सब्सक्राइब तो कर दीजिए भाई, शेयर कर दीजिए। ठीक है, आधुनिक तकनीक का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के साथ जोड़ा जा रहा है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का उल्टा ही है। ये आपका क्या होगा, मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगा। तो नए पद्धतियों का मनी लॉन्ड्रिंग के रोकने के उपाय वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर मैंने आपको ये बता दिए हैं। ये बहुत सारे उपाय हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे आपको याद रख लीजिएगा, वियना कन्वेंशन, और ये बहुत सारा वो है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। ये हमारा राष्ट्रीय प्रयास है, राष्ट्रीय प्रयास को भी मैंने आपको बता दिया है। और ये आपका क्या है, प्रवर्तन निदेशालय, आज की डेट में पूछ रहा है 1956, मुख्यालय दिल्ली, 5 अन्य इसका क्षेत्रीय कार्यालय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और मध्य। ठीक, अधिकार क्या रहता है, आर्थिक मामलों में जांच, कुर्क करने का, गिरफ्तारी करने का, अभियोजन करने का। ये जितने लोग हैं उनका कुर्क किया गया था सामान, भगोड़ा वाला अधिनियम लाके 1918 में, 2018 में, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौक से। ठीक, तो ये आपका क्या है, क्या क्या अधिकार है अभी बता चुका हूँ मैं। और इस प्रकार ये हमारा जो है फेरा फेमा, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 73, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ये 2000 में आया, ये जून में आया, वो जनवरी में आया, 1 जनवरी में।
इस प्रकार ये फेरा फेमा और फिर भगोड़ा, इसी के तहत हमारा जो है ईडी कार्य करता है। साथियों, ये तो था आपका क्या हमारा आज का मनी लॉन्ड्रिंग। कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स ही हमको और प्रेरित करते हैं बनाने के लिए। हम चाहते हैं कि हम अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएं। आपके लिए एक और सूचना है कि 26 सितंबर को नया बैच है, सुबह 7:30 से 10:30 और शाम 5 से 8। ध्यान दीजिएगा, ये निशुल्क बैच है पीएससी प्री के लिए निशुल्क बैच है और इसके लिए आपको हमारे संस्थान के नंबर पर कॉल करना होगा, व्हाट्सएप करके आपको सूचित करना होगा, ठीक है। और मेंस के लिए भी कुछ टॉपिक को आपको 26 तारीख को ही कुछ टॉपिक को ही आपको निशुल्क किया गया है, जिससे आप यहाँ पास आके हमारे यहाँ तैयारी कर सकते हैं। और अगर आप लॉन्ग टर्म वाले हैं तो आप निश्चित तौर पे आइए, बहुत ही आपका अच्छा अवसर है ये हमारे यहाँ तैयारी करने के लिए। आप हमारे सहकारिता के लिए टेस्ट सीरीज भी परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे आपका लिंक दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जाकर आप भी देख सकते हैं, इसको कमेंट में कर देंगे जी, है ना। और हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप कोर्स परचेस कर सकते हैं। बस इतना ही बोलूँगा कि आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं आपके लिए। जय हिंदी, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जय हिंद दोस्तों।